क्या होगा यूपी में? 80 सीटें बहुत मायने रखती है। 2 दिन बाद परसों एक साथ केजरीवाल, मोदी और मुलायम की रैलियां होगी। राहुल गांधी आज भी यूपी में थे। यूपी में सेनाएं सजने लगी हैं। किस तरह से मुकाबला होगा, कैसे हमले होंगे, और इन सब के बीच बीजेपी में सीटों पर जो पेच फंसा है। मोदी किस सीट से कहां से चुनाव लड़ेंगे और मोदी के मुकाबले आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा, कांग्रेस का क्या होगा, इसी बात को समझने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। स्टूडियो में प्रदीप सिंह हैं, नदीम जावेद हैं, सुधांशु त्रिवेदी, संजय सिंह। नदीम जावेद आ रहा हूं, संजय सिंह, सुधांशु त्रिवेदी आपके पास। नदीम जावेद, ब्रेक के पहले समाजवादी पार्टी ने कहा कि आप तो कहीं सीन में नहीं है। मुलायम सिंह लगातार कह रहे हैं अपनी रैलियों में कि मुकाबला बीजेपी के बीच और समाजवादी पार्टी के बीच होना है, किसी और पार्टी का नाम नहीं, आप तो है नहीं कहीं। मैं आपने सवाल में ही जवाब दे दिया। यशवंत सिंह जी और समाजवादी पार्टी बार बार इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि 2014 के लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जो राजनीति होगी उसमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला होगा। वो इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि वो पोलराइजेशन की राजनीति लंबे अरसे से कर रहे हैं और इस बार भी वो पोलराइजेशन चाहते हैं। मुजफ्फरनगर जो कराया गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से शामिल थी, वो इसीलिए कराया गया था 2014 के चुनाव के लिए कि ताकि पोलराइजेशन पूरे स्टेट में हो जाए। लेकिन इस बार मीडिया ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया और लोगों के सामने सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि कौन लोग शामिल थे और उनका क्या चेहरा था। इसलिए ये कह देना कि इस बार जो लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। हम ये उम्मीद करते हैं कि 2009 के लोकसभा के चुनाव में जो हुआ था, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 2007 लेकिन आपकी पार्टी में जिस ढंग से नदीम जावेद साहब बेचैनी है, जगदम्बिका पाल जैसे नेता सुना इधर उधर कुछ पेंग बरा रहे, सुना बीजेपी से भी कुछ बात चल रही है। सुधांशु जी तो सलाहकार हैं, सचिव हैं राजनाथ सिंह को, कुछ हो सकता है उनको खबर हो, हालांकि यहाँ बताएंगे नहीं। लेकिन आपकी पार्टी में बेचैनी है, बड़े बड़े नेता सुना, कई केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद से लेकर सब डरे हुए हैं कि क्या होने वाला है यूपी में। नहीं, कहीं कोई डरा हुआ नहीं है। जगदम्बिका पाल जी की चर्चा आपने की, लेकिन मैं आपसे ये अनुरोध और निवेदन करूं कि कल अटल जी के बिल्कुल खास रिश्तेदार ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली और कांग्रेस पार्टी में वो शामिल हुए। तो व्यक्तिगत स्तर पर लोगों की कुछ अपेक्षा उम्मीदें होती हैं, हो सकता है किसी की ना पूरी हो पाई हो तो एक दल से दूसरे दल में जा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे यही कह रहा था जो महत्वपूर्ण बात कि 2007 में कांग्रेस को विधानसभा में उत्तर प्रदेश में 22 सीटें मिली थी और दो साल के बाद जब चुनाव हुए लोकसभा के, तो लोकसभा में भी कांग्रेस पार्टी और उसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो कहां पहुंच गए आपको पता होगा। फिरोजाबाद में कांग्रेस जीत गई जी, और उसके बाद विधानसभा चुनाव में क्या हाल हो गया, किस कोने में आप गए, एक तरह से उसी को रसातल में जाना कहते हैं 2000, और वो भी राहुल गांधी के नेतृत्व में। चलिए मैं केवल जी आपकी बात को ही आगे बढ़ाता हूं। मैंने खुद कहा कि 2007 के विधानसभा के चुनाव में हमें केवल 22 सीटें आई थी, लेकिन 2 साल के बाद जब चुनाव हुआ लोकसभा का, तो लोकसभा में भी हमें 22 सीटें वो तो पता है। और उसको विधानसभा में क्या हाल हुआ, हमने विधानसभा में क्या हाल हुआ। चलिए जावेद साहब आते, संजय सिंह और जातिवादी संजय सिंह, आप चूंकि यूपी जा रहे हैं, यूपी में जैसा कि बात समाजवादी पार्टी के नेता भी कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है, सुधांशु जी मानेंगे नहीं, लेकिन एक पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स होने वाली है, सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता। इसमें आम आदमी पार्टी कहां है? और दूसरी बात कि मोदी कहीं से चुनाव लड़ते हैं अगर वाराणसी से, तो आपके उम्मीदवार तो तैयार है मोदी को शिकस्त देने के लिए, और आपका दुश्मन कौन है सबसे बड़ा? संजय सिंह। देखिए, पहली बात तो ये कि ये बात बिल्कुल साफ है कि मोदी और मुलायम का खेल उत्तर प्रदेश में चल रहा है। यही बात मैं कह रहा था कि सांप्रदायिकता की राजनीति को बहुत खूबसूरती के साथ दोनों पार्टियां कर रही हैं। एक पार्टी है जो दंगे में शामिल लोगों को मंच पे बुलाकर सम्मानित करती है, दूसरी पार्टी है जो दंगे कराने में प्रशासनिक स्तर पे सहयोग करती है और कभी परिक्रमा के नाम पे, कभी मुजफ्फरनगर के नाम पे, कभी प्रतापगढ़ और फैजाबाद के नाम पे उत्तर प्रदेश में नफरत की राजनीति, हिंदू मुसलमान के बीच में दीवार खड़ी करके चुनाव में फायदा लेने की कोशिश की जा रही है। तो ये बिल्कुल साफ संकेत यशवंत सिंह जी की बात में भी है कि वो अपना पहला बताएंगे कि भाजपा हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, मुस्लिम भाइयों इनको हराने के लिए हमारे साथ आ जाओ। वो कहेंगे कि साहब मुसलमानों से अगर बचना है तो आप हमारे साथ आ जाओ। इस राजनीति को अब देश की जनता समझ रही है। मैं वही बात कहना चाहता हूं, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन डेट नहीं बताएंगे। इस प्रकार का बीजेपी का नारा बहुत पुराना हो चुका है। चलिए मैं इस पर एक बार जाऊंगा बीजेपी के पास, लेकिन संजय सिंह, मोदी के खिलाफ उम्मीदवार कौन होगा? आपका उम्मीदवार तय है मोदी के खिलाफ? केजरीवाल होंगे? कौन होगा मोदी के खिलाफ?
पहले सुधांशु त्रिवेदी जी से पूछिए मोदी जी कहां से लड़ रहे हैं, तब हमारा उम्मीदवार पूछिए ना। सुधांशु त्रिवेदी, आज तक कल लिस्ट जारी होने वाली थी। अभी आप कह रहे थे वरिष्ठ नेता और बड़े नेता, मैं सुन रहा था वरिष्ठ नेता और बड़े नेताओं की तो हालत बड़ी दयनीय हो गई है भारतीय जनता पार्टी में। आपस में ही लड़ रहे हैं, उनका टिकट नहीं तय हो पा रहा है। कोई कह रहा है हम कानपुर नहीं जाएंगे, कोई कह रहा है हम लखनऊ नहीं जाएंगे। इस प्रकार के आपस के नहीं, जो लखनऊ कह रहा है जाएंगे, उसको लखनऊ वाले कह रहे लखनऊ मत आओ। कहानी दूसरी है। राजनाथ सिंह गाजियाबाद से लखनऊ जाना चाह रहे। सुधांशु त्रिवेदी घूमकर बात आप ही तक आई। इतनी बड़ी पार्टी अभी मेरे हाथ में तो सेंट्रल मैं कह रहा हूँ अजीत अंजुम जी गाजियाबाद से तो राजनाथ सिंह जी जीते हुए हैं ना। तो वो कह रहे थे, अभी सुधांशु जी ने कहा तीसरे नंबर पे जिस सीट में भाजपा थी उस सीट से लड़े थे। अब अगर वो जीते हुए हैं गाजियाबाद से तो वहां की सीट उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए, वहां की जनता का सम्मान करना चाहिए, वहां फिर से चुनाव लड़ना चाहिए। और बनारस से मैं चर्चा सुन रहा था नरेंद्र मोदी जी की, वहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनका फाइनल नहीं हो पा रहा है क्योंकि जोशी जी कह रहे हैं कि साहब हम यहां से क्यों जाएं। चलिए सुधांशु त्रिवेदी, इसमें पहले सुधांशु त्रिवेदी क्लियर कर दे पार्टी उनकी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सुधांशु त्रिवेदी, मोदी बनारस में हर हर मोदी घर घर मोदी नारे लगाकर जिस दिन से आए हैं उस दिन मुरली मनोहर जोशी के भीतर, दिल के भीतर कोहराम मचा है। और हमारे पास लिस्ट है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के सदस्यों की, 19 सदस्य इसमें हैं। और इसमें बेचारे मुरली मनोहर जोशी भी हैं, आडवाणी भी हैं, तमाम लोग हैं। और इसी कमेटी में बात जोशी की तरफ से आए, कोई ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन वो डरे हुए हैं। और जो संजय सिंह ने कहा कि जब ये सब विनिंग सीट है तो फिर क्यों ये सब चल रहा है, आप सीट फाइनल करिए और चुनाव मैदान में उतरिए। देखिए, जो संजय जी ने कहा और जो नदीम जी ने कहा, इन दोनों का ही हम उत्तर देना चाहते हैं। देखिए, ये चुनाव 2014 का बहुत एक विशेष चुनाव है। इसमें क्या है कि कांग्रेस तो अपनी पराजय स्वीकार कर चुकी है, वो हैसियत, अपनी इज्जत बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। क्षेत्रीय दल जो समाजवादी पार्टी जैसे हैं, ये अपनी जमीन बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी अपनी हैसियत बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। सरकार बनाने के लिए सिर्फ भाजपा चुनाव लड़ रही है। तो हमें हर क्षेत्र, प्रदेश और लोकसभा सीट के अनुसार लड़ना है। संजय सिंह जी जो कह रहे हैं ना, हमारी पार्टी वैसी नहीं ना कि हम कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव घोषित करते हैं। इनके यहां सूची में क्या कहा जाता है, फलां के खिलाफ ये लड़ेगा, फलां के खिलाफ ये लड़ेगा। अरे भाई, गडकरी जी का घोषित तक नहीं हुआ था तब तक कह दिया गया अंजलि दमानिया गडकरी जी के खिलाफ लड़ेंगी। हमारे यहां होता है, प्रदेश की सूची आती है, इस प्रदेश से, इस लोकसभा से ये लड़ेगा। अब आइए सांप्रदायिकता के मुद्दे के ऊपर। ये होता है कि आडवाणी की जगह मोदी लड़ेंगे, जोशी की जगह मोदी लग रहेंगे, और लालजी टंडन, कलराज मिश्रा की जगह राजनाथ सिंह लड़ेंगे। अजीत जी, जो मैंने बात कही है, अजीत जी, मैंने पूरी जिम्मेदारी से कही है। आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम लेके बोला गया है, इस नेता के खिलाफ ये लड़ेगा। आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, नेता के खिलाफ लड़ रहे हैं। किसी का नाम नहीं लिया गया। प्रत्याशी समान होते हैं, एकदम लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध है, एकदम गलत कह रहे हैं। मैं इसका जवाब की भावना के विरुद्ध है। लोकतंत्र कहता है कि निर्दलीय प्रत्याशी से लेकर सत्ताधारी दल का प्रत्याशी सब समान है। चुनाव जनता से लड़ा जाता, किसी प्रत्याशी के खिलाफ नहीं। अब आइए दूसरी बात, भ्रष्टाचार में जो लोग लिप्त रहे हैं उनके खिलाफ सांप्रदायिकता के विषय कहा गया, इनके खिलाफ हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। गलत कोट मत कीजिए बातों को। अरे भाई मान्यवर, मुझे भ्रष्टाचार में लिप्त लोग थे उनका नाम लिया गया कि इनके खिलाफ हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। अरे भाई, मुझे अपनी पूरी बात करने चलिए, जल्दी वक्त कम है, बाकी लोगों से भ्रष्टाचार से बड़ा मुद्दा सांप्रदायिकता है। पूरी बात करिए। एक मिनट, भ्रष्टाचार से बड़ा मुद्दा सांप्रदायिकता है, अभी अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ दिन पहले कहा। मैं संजय जी से पूछना चाहता हूं, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है या सांप्रदायिकता? इनके लिए सांप्रदायिकता बड़ा मुद्दा है। यदि ये ना होता तो ये कांग्रेस जैसी सबसे भ्रष्ट पार्टी के साथ मिलकर अपनी सरकार नहीं बनाते, तथा कथित सांप्रदायिक शक्तियों यानी भाजपा को रोकने के लिए। चलिए, संजय सिंह जवाब दीजिए, उसके बाद प्रदीप सिंह के पास आएंगे। संजय सिंह, जब ये सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता होती है तो ये भी पोलराइजेशन की राजनीति है। और क्या केजरीवाल भी इसी तरह की राजनीति के लिए सामने आ गए? हमारे दंगे के आरोपी विधायक थे। संजय सिंह जवाब दीजिए, उसके बाद प्रदीप सिंह के पास होगा। संजय सिंह, केजरीवाल भी आखिरकार उसी तरह से सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करने आ रहे हैं क्या? एक मिनट, जवाब दीजिए संजय सिंह, उसके बाद प्रदीप सिंह के पास होगा। अरे जवाब तो देने, एक मिनट, सुधांशु त्रिवेदी, संजय सिंह बोलिए, चाहूंगा इनकी बात का। बोलिए संजय सिंह। पहली बात तो यह कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून न बन पाए, इसके लिए विधानसभा में 40 भाइयों ने, अंबानी के 40 भाइयों ने हाथ उठा के कहा
हम 40, 32 भाजपाई, 8 कांग्रेस आई, अंबानी के 40 भाइयों ने दिल्ली की सरकार के खिलाफ कहा कि हम भ्रष्टाचार का जनलोकपाल हम कम्युनल बनने देंगे। ये पूरा देश देख रहा है और इनका बहुत बोल चुके संजय सिंह, बहुत ही अच्छा गठजोड़ है। ये है जो कहा कि सांप्रदायिकता बड़ा मुद्दा है। ये कोयला घोटाले के मामले में एक है, होनी चाहिए महाराज की सांसदों के मामले में एक है, ये हर मामले में एक। अरे भाई तो हम भी कह सकते हैं ये फोर्ड फाउंडेशन की फौज है जो खड़ी थी देश में अव्यवस्था पैदा करने के लिए। इसमें बात तथ्य मैं ये कह रहा हूं कि आप दोनों पार्टियों ने मिलकर दिल्ली के अंदर ये कहा कि हम भ्रष्टाचार के पक्ष में खड़े होंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून नहीं बनने देंगे। चलिए दिल्ली पर हम बहुत बहस कर चुके हैं कई बार, काफी दिन तक, इसलिए हम इस बहस से फिर यूपी पर आते हैं। संजय सिंह यूपी पर आते हैं। एक मिनट संजय सिंह, उस पर काफी बहस हो चुकी है। प्रदीप सिंह, प्रदीप एक मिनट संजय सिंह, रोक रहा हूं आपको। प्रदीप सिंह, अब अगर यूपी की बात करें प्रदीप की जिस ढंग से फिर ये कम्युनल बनाम सेकुलर हो रहा है, नदीम जावेद ने वही बात की, यशवंत सिंह ने वही बात की, और अरविंद केजरीवाल भी इस्लामिक सेंटर में अगर जाकर कहते हैं भ्रष्टाचार से बड़ा मुद्दा सांप्रदायिकता, तो अल्टीमेटली हम माने कि आने वाले समय में फिर इसी तरह से पोलराइजेशन होगी और उसमें या कोशिश होगी और उसमें सब पार्टी सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई लड़ने वाली है। नहीं, हमको समझ में नहीं आया कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने ये स्टैंड क्यों लिया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उनकी विशिष्टता थी, वही केवल क्रेडिबल थे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल सकते थे। बाकी जितनी पारंपरिक पार्टियां हैं वो उनको बोलने में दिक्कत थी, कहीं न कहीं सबके साथ समस्या है। वो मुद्दा छोड़कर उन्होंने सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा अपनाया, जिसमें पहले से बहुत से दावेदार हैं। अब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पहले से ही उस मैदान पे खड़ी हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। पर केजरीवाल क्यों आए? अब उस पर क्यों आए? तो इसका मतलब ये है कि वो अपना पॉलिटिकल रेलेवेंस ढूंढ रहे हैं। देखिए 8 दिसंबर को जब दिल्ली का रिजल्ट आया, उसके बाद जो संजय सिंह जी कह रहे थे नई ऊर्जा, निश्चित रूप से थी, है नहीं, उस समय थी, लेकिन सरकार बना के इन्होंने वो मोमेंटम खो दिया। तो अब पॉलिटिकल रेलेवेंस अपना बनाए रखने के लिए उनको इस अपने मुद्दे को छोड़कर भ्रष्टाचार के सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा अपनाना पड़ा। संजय सिंह कह रहे हैं पॉलिटिकल रेलेवेंस आप खोज रहे हैं, इसलिए केजरीवाल कहते हैं कि भ्रष्टाचार से बड़ा मुद्दा सांप्रदायिकता है। तो क्या माने 2 दिन बाद जो आपकी रैली होगी उसमें भी आपका हमला सांप्रदायिकता पर होगा, और सांप्रदायिकता की जब बात करेंगे तो हम समझें कि मोदी और बीजेपी की पॉलिटिक्स होगी? मैं यही कहना चाह रहा था, सुधांशु जी ने एक सवाल पूछा था, उसका जवाब मैं पूरा नहीं कर पाया था। सांप्रदायिकता को भ्रष्टाचार से बड़ा मुद्दा कहा अरविंद केजरीवाल ने, किस मायने में कहा इसको समझना होगा। थोड़ा जो चश्मा वाली बात कह रहे थे उस चश्मे को लगा कर देखिए। अभी देश में भ्रष्टाचार के लाखों करोड़ों लोग सड़क पर उतर के आंदोलन कर रहे हैं, क्या? लेकिन एक दंगा अगर हिंदू मुसलमान का हो जाए, एक दंगा अगर हिंदू मुसलमान का देश में हो जाए तो भ्रष्टाचार का मुद्दा पीछे हो जाएगा, महंगाई का मुद्दा पीछे हो जाएगा, अशिक्षा का मुद्दा पीछे हो जाएगा, बेरोजगारी का मुद्दा पीछे हो जाएगा। इस मायने में सांप्रदायिकता भ्रष्टाचार से बड़ा मुद्दा है कि सांप्रदायिकता के मुद्दे उठाकर भ्रष्टाचार, महंगाई, अशिक्षा, लेकिन ये बड़ा मुद्दा तब लगा संजय सिंह जब आप यूपी में जा रहे हैं। अब आपको लगा कि यूपी की पिच पर सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता में सारी पार्टियां कूदी हुई हैं, इसलिए अब आपको लगा आप भी जब यहां से गाजियाबाद से बढ़े हरदोई कानपुर की तरफ तो आप सांप्रदायिकता का झंडा लेकर बढ़े, सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता। मैं कह रहा हूं ये प्रदीप जी हैं, आप हैं, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में करोड़ों लोग सड़कों पे उतरे हो और कहीं हिंदू मुसलमान का या कोई धार्मिक दंगा हो जाए, धर्म के आधार पे कहीं दंगा हो जाए 2 धर्मों के लोगों के बीच में, तो क्या भ्रष्टाचार, महंगाई, अशिक्षा, बेरोजगारी ये मुद्दा बचेगा? फिर तो सारी एक संक्षिप्त जवाब देंगे। एक मिनट जवाब लेते हैं, वक्त का मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाना। प्रदीप सिंह, मंदिर मस्जिद के नाम पर 20 साल तक इस देश के अंदर संजय जी, मैं आपको एक किस्सा सुना रहा हूं। पिछले चुनाव में विधानसभा के बिहार के लालू यादव जी यहां से देवबंद से कुछ मौलवियों को लेकर गए थे बिहार में। वहां उन्होंने बात कराने की कोशिश की जो स्थानीय मुस्लिम नेता थे कि क्यों आप नीतीश कुमार को वोट दे रहे हैं जो आरएसएस और बीजेपी के साथ हैं। उन लोगों ने कहा कि आप करघे की आवाज सुन रहे हैं, हम 17 साल तक आपके पास जाते रहे बिजली के लिए, आपने कुछ नहीं किया। और उनका जिंदा रहेंगे
तब हिंदू मुसलमान करेंगे। रोजी के बिना, रोटी के बिना मर जाएंगे तो कैसा हिंदू और कैसा मुसलमान। तो जो भी गरीब आदमी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे किसी वर्ग का हो, उसके सामने सबसे पहले रोटी का सवाल है। लेकिन हिंदू, मुसलमान और अगड़ी पिछड़ी जाति का सवाल उसके लिए बाद में आता है। सही है, सैद्धांतिक बात ये प्रदीप जी सही है, लेकिन आप सबको पता है जब पार्टियां राजनीति करती हैं तो उनके सामने सब वोटर होता है और वोट बैंक होता है। सुधांशु त्रिवेदी, घूम फिर कर बात वही आ रही है, सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता के प्रतीक बीजेपी और आप, सुधांशु त्रिवेदी, और सबसे बड़े उसके अगुआ मोदी। अब सारी पार्टियां एक तरह से 4 विंडो हमारे सामने दिख रहा है, एक में संजय सिंह, एक में कांग्रेस, एक में समाजवादी पार्टी, सब अगर सांप्रदायिकता धर्मनिरपेक्षता करती है तो निशाने पर आप होते हैं। एक तो मैं कहूंगा कि संजय सिंह जी की मैं इस बात के लिए थोड़ी तारीफ करूंगा कि उन्होंने ये ईमानदारी से स्वीकार किया कि भ्रष्टाचार के अलावा अन्य मुद्दे भी हैं जो देश के लिए बहुत गंभीर होते हैं। इसका मतलब आम आदमी पार्टी अब धीरे धीरे मैच्योर हो रही है। एक मुद्दे के आधार पे आप पूरी राजनीति नहीं कर सकते। अब आइए सांप्रदायिकता के विषय के ऊपर। अरे भाई, आम आदमी पार्टी भी बटाला हाउस इनकाउंटर में आतंकवाद के आरोपियों के साथ है, कांग्रेस भी साथ में है और सपा भी साथ में है। ठीक है, अभी आप देखिए नदीम जावेद जी ने कहा था कि सांप्रदायिकता की राजनीति हम करते हैं। मुजफ्फरनगर का दंगा देश का पहला दंगा था जब भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने दंगे में मारे गए लोगों की सूची धर्म के आधार पर जारी की। इनके राहुल गांधी जी खूनी राजनीति शब्द प्रयोग करते हैं तो सोनिया जी जहर की राजनीति वर्ड यूज करती हैं। तो 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय सपा और कांग्रेस में होड़ लग जाती है कि मुसलमानों को आरक्षण कौन देगा, जो कोर्ट से क्वेश्चन कर दिया जाता है। चलिए, सुधांशु त्रिवेदी, आपकी बातों से साफ है कि सांप्रदायिकता के लिए जवाबी कव्वाली हो रही है। जी बिल्कुल, समझ में बात आ गई, लेकिन वक्त कम है। उत्तर प्रदेश में जवाबी कव्वाली हो रही है जिसमें सपा, बसपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सब शामिल है और बीजेपी भी शामिल है एक तरह से। दूसरे उसका दूसरा पहलू भी है बीजेपी का, जहां मुजफ्फरनगर दंगे में बीजेपी के 4 विधायक भी होते हैं और जेल भी जाते हैं, और जब जेल जाते हैं तो पूरे तामझाम के साथ जेल जाते हैं, जब जेल से निकलते हैं तब भी पूरे तामझाम के साथ निकलते हैं, क्योंकि सम्मानित किया जाता है। दंगा कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सम्मानित करवाने का काम किया जाता है। जी, सम्मानित भी करते हैं, ये भी एक राजनीति है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, यशवंत सिंह, आप सभी मेहमानों से माफी चाहूंगा, वक्त कम है। यशवंत जी, आपके पास में कम आ पाया, इसकी भरपाई किसी और दिन करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप सबके तेवर से पता तो चल ही गया कि यूपी में किस तरह की राजनीति होने वाली है।